वेलकम टू आवर मैराथन। जैसा कि आप जानते हैं अपना इन्वायरमेंटल चल रहा था शॉर्ट नोट्स में, जो कि बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। बस 5 से 10 मिनट का वीडियो बचे होंगे और कुछ 50-60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसको हम देखकर अभी जस्ट कंप्लीट करेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 7 है। अभी ट्रीटमेंट हम देख लिए, सॉरी वेस्ट वाटर देख लिए थे। अब वेस्ट वाटर का हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो आप ध्यान दीजिएगा, चैप्टर है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को हम देखने जा रहे हैं। जो इस पॉइंट को हम स्टडी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते जा रहे हैं। सो आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो पहला पॉइंट अपना है स्क्रीनिंग। क्या है? स्क्रीनिंग। ओके ना? तो स्क्रीनिंग में देखते हैं क्या होता है। सो स्क्रीनिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वेस्ट वाटर का स्क्रीनिंग है, तो यहाँ पे कुछ और है और कुछ विशेष है। ठीक है? तो इट इज यूज टू रिमूव हैवी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। अगर आपको हैवी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना है, जैसे पानी है अपना, तो वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जैसे आप देखे होंगे नदी के पानी हो गया, चाहे कुछ भी नाला का पानी हो गया, जो वेस्ट होता है ना, तो बहुत सारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे में कोई जानवर मर जाता है तो पानी में बहा देते हैं, लकड़ी वगैरह, बड़ा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा हो जाता है, फिर बाकी कूड़ा करकट होता है जो बह कर आते हैं ना, उसी के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। तो वही कह रहा है इट इज़ यूज टू रिमूव हैवी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्क्रीनिंग किसके लिए करते हैं। तो डायरेक्टली आपको जवाब देना ये है कि हैवी सस्पेंडेड जो इम्प्यूरिटीज होते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग का जो प्लेस किया जाता है, पीछे हम बताए थे आपको कि थोड़ा इंक्लाइंड प्लेस किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें सरफेस एरिया मतलब अटैच्ड हो पानी से और ज़्यादा रिमूव कर पाए, तो इसलिए इंक्लाइंड प्रोव करते हैं। तो इंक्लाइंड अगर प्रोवाइड करते हैं तो कितना इंक्लाइंड होता है? तो 30 से 60 डिग्री इंक्लाइंड होता है। ओके ना? तो आपको याद रखना होगा कि स्क्रीनिंग जो करते हैं हम वेस्ट वाटर का, उसका कितना इंक्लाइनेशन होता है? तो 30 से 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन होता है। आपको याद हो चुका होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 पॉइंट स्क्रीनिंग का, जैसे कोर्स स्क्रीनिंग है, मीडियम स्क्रीनिंग है और फाइन स्क्रीनिंग है। तो 3 टाइप का स्क्रीनिंग होता है। पहला होता है कोर्स स्क्रीनिंग, मीडियम होता है, फाइन होता है। तो तीनों का साइज देखेंगे हम। अगर बाय द वे प्रोवाइड करना है तो तीनों का साइज देखेंगे। स्पेसिंग, तो ये जो स्पेसिंग होता है कोर्स स्क्रीनिंग का, तो 50 mm होता है, से ज़्यादा ही होता है कोर्स स्क्रीनिंग का। अब मीडियम स्क्रीनिंग का तो 6 से 40 हो जाता है। फाइन स्क्रीनिंग का तो 1.5 से 3 होता है। तो देखिए थोड़ा सा उल्टा पल्टा डाटा है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोर्स बोला तो मोर देन 50 याद रखने पड़ेगा आपको स्पेसिंग। अगर भाई तो मीडियम बोला तो मीडियम का थोड़ा उल्टा सा है, जैसे 6 और 40 उल्टा है, कोई कोडिंग तो बन नहीं रहा है, तो आपको मीडियम स्क्रीनिंग 6 से 40 एम आपको याद रखना होगा। अब फाइन सबसे छोटा में चले जाइए, 1.5 से 3। एक कोडिंग हो रहा है कि फाइन है छोटा है, तो 1.5 से 3 जाएंगे इसमें, तो 1.5 से 3 mm हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। एक लास्ट पॉइंट है अपना कोमिनेटर्स। इस मतलब इस पेज का लास्ट पॉइंट है कोमिनेटर्स एंड मोरिनेटर्स। तक कोमिनेटर्स और मोरिनेटर्स डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसमें डायरेक्टली हम रफली आपको बता रहे हैं। कोमिनेटर्स जो है ना सी से है और मोरिनेटर्स जो था एम से है। तो इसमें याद रखना आपको डायरेक्ट है ना कि कोमिनेटर्स जो है ना है, अगर भाई तब कोई बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है ना, तो उसको कटिंग करने के लिए यूज होता है, और मैरिनेटर्स जो होता है ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है। तो डायरेक्ट आप याद करिए कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोमिनेटर्स का क्या यूज होता है। तो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होता है उनको कटिंग करने का यूज होता है। और मोरिनेटर्स जो होता है, मैरिनेटर्स, उसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना। ओके ना? कटिंग और कटिंग इसका, उसका ग्राइंडिंग करना। ओके ना? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दिस यूनिट्स आर यूज टू ब्रेक डाउन द, आगे लिखा हुआ है ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, वही हुआ ब्रेक डाउन द। और यहाँ पे पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको हम रीड करते हैं, ब्रेक डाउन द लार्ज इम्प्यूरिटीज, वही ना लार्ज इम्प्यूरिटीज इन द स्मॉल वन द बाय द एक्शन ऑफ कटिंग और ग्रेडिंग। देखिए कोमिनेटर्स जो है क्या कर रहा है? कटिंग, और मैरिनेटर्स क्या होता है? ग्राइंडिंग कर रहा है। ओके, समझ गए होंगे। इट इज इंस्टॉल्ड बिफोर द फाइन स्क्रीनिंग। जो फाइन स्क्रीनिंग जो करते हैं ना, जैसे पढ़े ना पीछे पढ़े, जो आप मीडियम, फाइन और कोर्स उस तरह से पढ़े 3 ठो, तो उसी तरह जो अगर फाइन स्क्रीनिंग जो करना होता है ना, फाइन स्क्रीनिंग पतला वाला है, छोटा वाला है। फाइन फाइन कितना? 1.5 से 3 वाला है, तो इसे फाइन बहुत है, तो पतला है, तो उससे पहले ग्राइंडिंग निकालते हैं, जगह में वो मतलब तोड़ दे, पार्टिकल को तोड़ फोड़ के यहाँ पे अंदर में दे। तो इसलिए फाइन स्क्रीनिंग से पहले आप वो कोमिनेटर्स और मैरिनेटर्स को यूज करते हैं। ओके ना? तो आपसे पॉइंट ये बन सकता है कि कोमिनेटर्स और मोरिनेटर्स कहाँ यूज करते हैं? तो फाइन स्क्रीनिंग से पहले यूज करते हैं। कोमिनेटर्स का क्या काम था याद कीजिए, कोमिनेटर्स का कटिंग करना काम है और मैरिनेटर्स का ग्राइंडिंग करना काम है। ओके, अब आगे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से एक ठो है
देखना है आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, ग्रिड चेम्बर एंड डिस्चार्ज टैंक, ग्रिड चेम्बर और डिस्चार्ज टैंक की बात कर रहा है। तो ग्रिड चेम्बर, ध्यान लगाइए, ग्रिड चेम्बर, अच्छे से इसको मन में बात को हटाइए। ग्रिड चेम्बर और डिस्चार्ज टैंक कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रिड चेम्बर और डिस्चार्ज टैंक है, इट इज यूज टू रिमूव द इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। कहने का मतलब है कि ग्रिड चेम्बर जो होता है ना, कहाँ यूज होता है, रिमूव द इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो ग्रिड चेम्बर, जैसे देख लीजिए आपको जी से क्या हो रहा है, ग्रिड चेम्बर, और जी से ग्रेवी भी होता है, जैसे हम रिलेट करके आपको याद करवा रहे हैं कि जी से ग्रिड चेम्बर और डिस्चार्ज टैंक, तो ग्रेवी भी होता है। तो ग्रेवी में क्या होता है, इनऑर्गेनिक बोल रहा है, क्योंकि सीधा साधा आदमी नहीं, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक थोड़ा सीधा साधा में आता है, इनऑर्गेनिक है। तो ग्रिड चेम्बर गरीबी, तो इसमें इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होता है ना, उसको रिमूव कर देता है ग्रिड चेम्बर का। ग्रिड चेम्बर गरीबी में आता है बेचारा, वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। तो ग्रिड चेम्बर जो है ना, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है ग्रिड चेम्बर। ओके, आगे देखते हैं इसका पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, उसको देखिए। जैसे दिज टैंक्स, सॉरी थोड़ा सा आगे है, दिज टैंक आर जनरली लॉन्ग नैरो चैनल विच may be rectangular and parabolic velocity controlling device and used to such as प्रोपोर्शनल वेयर एंड पार्शियल फ्लम वेयर। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि जैसे अब ग्रिड चेम्बर हुआ है तो डिस्टर्शन टैंक हुआ, ये जो है ना, इसमें एक मतलब जैसे अब रिमूव कर रहा है इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को, ये तो बता दिए रिमूव कर रहा है। तो किसी वेलोसिटी से जब पानी पर उसमें पास कर रहा होता है ग्रिड चेम्बर में, तो उसमें कह रहा है कंट्रोलिंग डिवाइस लगा हुआ रहता है, वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइस लगा होता है ग्रिड चेम्बर में। तो वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइस लगा रहता है, तो इसमें 2 डिवाइस होते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल वेयर होता है, एक पार्शियल फ्लम होता है। प्रोपोर्शनल वेयर यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल वेयर, ये होता है पार्शियल फ्लम। तो इसमें जो होता है ना पार्शियल फ्लम या तो प्रोपोर्शनल वेयर, तो कैसा कैसा तो यूज होता है, लेकिन कैसा शेप में यूज होता है। तो रेक्टेंगुलर शेप का अगर ग्रिड चेम्बर रहेगा तो उसमें प्रोपोर्शनल वेयर यूज करेंगे, और पैराबोलिक शेप का रहेगा तो पार्शियल फ्लम का यूज करेंगे। ओके, तो हम कैसे इसको याद रखेंगे, प्रोपोर्शनल वेयर, तो प्रोपोर्शनल से रेक्टेंगुलर को याद कीजिए, आर से प्रोपोर्शनल वाला कनेक्ट कीजिए कि रेक्टेंगुलर शेप जो होता है ना, तो प्रोपोर्शनल वेयर यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल आर का चिन्ह रहा है ना, और पार्शियल फ्लम जो होता है पैराबोलिक याद कीजिए। ओके ना, तो प्रोपोर्शनल वेयर किसके लिए, प्रोपोर्शनल वेयर किसके लिए, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, और पार्शियल फ्लम पैराबोलिक शेप के लिए। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रिड चेम्बर में अगर बाय द वे कोई रेक्टेंगुलर शेप का अगर ग्रिड चेम्बर है तो उसमें वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइस क्या लगाएंगे, तो रेक्टेंगुलर शेप का है तो प्रोपोर्शनल वेयर लगाएंगे। अगर बाय द वे वही कह रहा है कोई ग्रिड चेम्बर है और वह पैराबोलिक शेप का है, तो कैसा यूज करेंगे उसमें, वेलोसिटी कंट्रोलिंग, तो पार्शियल फ्लम का यूज कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं, वही ग्रिड चेम्बर की बातें हैं कि ग्रिड चेम्बर का भी चर्चा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ग्रिड चेम्बर का चर्चा भी चलेंगे। देखिए, इट इज यूज टू रिमूव दोज पार्टिकल्स हैवी साइज मोर देन 0.2 mm। अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन यहीं से तो छपेंगे, अगर आपसे पूछेगा ग्रिड चेम्बर जो है उसमें कितने साइज का मतलब हम पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, तो मोर देन, साइज कह रहा है ना, साइज मोर देन 0.2 mm, 0.2 mm से जो बड़ा साइज का रहता है ना, उसको हम रिमूव कर देते हैं ग्रिड चेम्बर से। ग्रिड चेम्बर से मतलब रिमूव करते हैं किसको, 0.2 mm से जब बड़ा होता है उसको हम रिमूव करते हैं, 0.2 mm से बड़ा होगा उसको रिमूव करते हैं हम ग्रिड चेम्बर में, 0.2 mm से बड़ा होगा ग्रिड चेम्बर में। ओके, अब आया डिटेंशन टाइम। ग्रिड चेम्बर, अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रिड चेम्बर से पूछा गया क्वेश्चन कि ग्रिड चेम्बर जो होता है ना और डिस्टेंशन टैंक जो होता है, तो ग्रिड चेम्बर और डिस्टेंशन टैंक का बोल रहा है, डीटीएस टैंक जो होता है ना उसका बोल रहा है। तो ग्रिड चेम्बर का कितना होता है, 30 से 60 सेकंड होता है डिटेंशन टाइम 30 से 60 सेकंड, लेकिन लेते हैं कितना, 1 मिनट। और डीटीएस टैंक जो है, डीटीएस टैंक उसका 3 से 4 मिनट। ओके, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ पे कि डीटीएस टैंक जो होता है ना और ग्रिड चेम्बर जो होता है ना, उसमें डिटेंशन टाइम क्या होता है, तो डीटीएस टैंक बोलेगा तो 3 से 4 मिनट हो जाएगा, लेकिन ग्रिड चेम्बर बोलेगा, गरीबी वाला थोड़ा सा, तो वही 30 से 60 सेकंड, बेचारा छोटा वैल्यू है, गरीबी वाला 30 से 60 सेकंड और 1 मिनट। ओके ना, तो ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना है, दिमाग में अटा लीजिए, आंख बंद करके अच्छे से ध्यान लगाइए कि ग्रिड चेम्बर का कितना होता है डिटेंशन टाइम, तो 1 मिनट लेते हैं, और डीटीएस टैंक का 3 से 4 मिनट। ओके ना, अब अगला पॉइंट्स में हम मिलते हैं क्या है। देखिए, अब आया फ्लो इक्वेशन चेम्बर। तो फ्लो इक्वेशन चेम्बर में देखते हैं इसमें निचोड़ कर क्या निकलता है इससे पॉइंट्स।
इट इज यूज टू मेंटेन द फ्लक्चुएशन। अब देखिए नाम है फ्लो इक्वेशन चेम्बर और मेंटेन भी कर रहा है फ्लक्चुएशन को, तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो गया होगा, ये डाटा याद हो गया होगा कि फ्लक्चुएशन चेम्बर जो होता है ना, फ्लो इक्वेशन चेम्बर, फ्लो इक्वेशन चेम्बर क्या मेंटेन करता है, फ्लक्चुएशन को मेंटेन करता है। ओके ना, फ्लो इक्वेशन चेम्बर यूज टू मेंटेन द फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन को मेंटेन कौन करता है, फ्लो इक्वेशन चेम्बर। तो आपको अच्छे से समझना होगा कि फ्लो इक्वेशन चेम्बर है और फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ओके, इट इज यूज्ड आफ्टर द ग्रिड चेम्बर, जैसे ग्रिड चेम्बर में पढ़े ना, तो उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। सबको तो पहले यूज करते हैं, लेकिन आपको फ्लो इक्वेशन चेम्बर जो है ग्रिड चेम्बर के बाद में मतलब स्टेबलाइज करते हैं या यूज करते हैं। ओके ना, इट इज यूज टू प्रिवेंट द शॉक लोडिंग इन सेडिमेंटेशन टैंक। अब कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है वो आ गया कि जो सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है ना, उसमें आपको शॉक लोडिंग कभी कभी आ जाता है, एकाएक लोडिंग, तो उसको कौन मेंटेन करता है, तो फ्लो इक्वेशन चेम्बर। बड़ा काम का फ्लो इक्वेशन चेम्बर है, जो शॉक लोडिंग को सेडिमेंटेशन में जो शॉक लोडिंग होता है ना, उसको मेंटेन कर देता है फ्लो इक्वेशन चेम्बर। ओके, तो इसका 3 बात है और तीनों बवाल पॉइंट है। पहला पॉइंट है मेंटेन द फ्लक्चुएशन, तो इजी बात है कि पहले फ्लो इक्वेशन चेम्बर है तो फ्लक्चुएशन को मेंटेन करता है। पायलेस्ट कहाँ पायलेस्ट करते हैं, तो आपको ग्रिड चेम्बर जो होता है ना उसके बाद में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कह रहा है कि आपको शॉक लोडिंग जो होता है ना सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको भी रोकता कौन है, तो ग्रिड चेम्बर, सॉरी फ्लो इक्वेशन चेम्बर जो होता है ना, शॉक लोडिंग को रोकता है सेडिमेंटेशन टैंक में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेडिमेंटेशन टैंक में अगर शॉक लोडिंग आता है तो किससे हम कंट्रोल करें, तो फ्लो इक्वेशन चेम्बर से। ओके, अब आया स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक, तो स्कीमिंग टैंक के बारे में जानिए क्या है। इट इज पैलेस्ड बिफोर, देखिए सब पहले ही होता है, बिफोर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, कौन, स्कीमिंग टैंक। अब बोला जाए आपसे डायरेक्ट कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है उससे पहले कौन सा टैंक यूज करते हैं, तो स्कीमिंग टैंक। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, देखिए वीवीआई मारा हुआ है, स्टार मारा हुआ है, तो स्कीमिंग टैंक जो होता है कहाँ यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक होता है ना उससे पहले हम यूज करते हैं स्कीमिंग टैंक का। एस से सेडिमेंटेशन टैंक, एक्स से स्कीमिंग टैंक, दोनों एस से है तो स्कीमिंग टैंक है। स्कीमिंग मीन्स कमिंग, स्कीमिंग मीन्स कमिंग, पकड़िए, स्कीमिंग कमिंग वैसे पढ़ते हैं। स्कीमिंग टैंक सेडिमेंटेशन टैंक से पहले यूज करते हैं। ओके ना, अब अगला पॉइंट, यूज ऑफ द रिमूव ऑयल ग्रीस एंड सोप सॉल्यूशन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। अब कह रहा स्कीमिंग टैंक जो है, स्कीमिंग टैंक रिमूव करता है ऑयल को, ग्रीस को एंड सोप सॉल्यूशन को, जैसे मतलब ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, इस सब को रिमूव कौन करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि वेस्ट वाटर में ऑयल होता है, ऑयल जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो कढ़ाई वगैरह में तेल लगी होती है ना, वो वेस्ट वाटर में हमको सीप से, नली से पास हो जाता है, तो उसमें ग्रीस गया, ऑयल गया, तो ये सब ऑयल वगैरह किससे रिमूव करते हैं हम, जो पानी में वेस्ट वाटर में जाता है तो स्कीमिंग टैंक से रिमूव करते हैं। ओके, तो स्कीमिंग टैंक ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह को रिमूव करने में यूज करते हैं, ऑयल ग्रीस वगैरह को रिमूव करने में स्कीमिंग टैंक का यूज करते हैं। ओके, अब आता है स्कीमिंग टैंक का डिटेंशन टाइम, तो 3 से 5 मिनट, एक कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट आया जिसका नाम है वेकुटर्स। तो वेकुटर्स में क्या बात है, तो इसका सेम बात है, वही डिटेंशन टैंक वाला, ओकरे रोग इसको में लगा है, ओकरे कहानी है। ये भी रोयल रिमूव करता है ऑयल को, ग्रीस को एंड फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो आपको बोल देंगे कि वेकुटर्स जो होता है, वेकुटर्स जो होता है कहाँ यूज होता है, तो इसका यूज हम करते हैं ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने में, वेकुटर्स का। ओके, अब टाइप ऑफ सेटलिंग का टाइप आ गया। देखिए यहाँ से कहानी चेंज होगा, कहाँ पे क्या पूछा जाएगा, इससे भी देखिए। इसका एग्जाम्पल पहले पूछा जाता है, इसका हम कुछ भी नहीं देखेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल पे हम पक्का फोकस करेंगे। ये जो 4 को है ना, चारों का एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे। ओके ना, द टाइप ऑफ सेटलिंग, मैंने वेस्ट वाटर में जो सेटलिंग होता है ना उसका टाइप बोल रहा है। पहला है डिस्क्रीट सेटलिंग, फिर है फ्लुकुलेट सेटलिंग, फिर है हिंडर्ड सेटलिंग और फिर है कंपनसेट सेटलिंग। ओके, तब सबसे पहले वाला से मिलते हैं, क्या कहता है पहले वाला क्या कह रहा है, देखिए, जिसका बोलते हैं ना कि नहीं दिख रहा है इसका पहिल का, तो थोड़ा सा हम मेंटेन कर लेंगे, इसे हम बोल देंगे, आप ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे। डिस्क्रीट सेटलिंग, सबसे पहले आया डिस्क्रीट सेटलिंग, शेप साइज मास पार्टिकल रिमेन सेम। अब आया डिस्क्रीट सेटलिंग जो होता है ना, डिस्क्रीट, थोड़ा ध्यान लगाइए, आंख बंद करके सोचिए कुछ बोल रहा है, डिस्क्रीट सेटलिंग बोल रहा है, डिस्क्रीट में ध्यान हटा लेना कि शेप साइज वगैरह सब सेम होता है।
डिस्क्रीट सेटलिंग में। आप मेरे साथ आंख बंद कीजिए और ध्यान लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रीट सेटलिंग। तो इसमें शेप साइज वगैरह सब सेम होता है डिस्क्रीट सेटलिंग में। इसके लिए अगर सेम है तो एस से सेम और एस से स्टोक्स लॉ, तब आपका डिस्क्रीट सेटलिंग में दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बेंड करके दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। इसमें स्टोक्स लॉ जो होता है अप्लीकेबल होता है, स्टोक्स लॉ इज अप्लीकेबल। तो आपको याद रखना होगा कि डिस्क्रीट सेटलिंग जो होता है ना, उसमें शेप साइज वगैरह सब जो होता है ना सेम होता है पार्टिकल्स का डिस्क्रीट सेटलिंग में, ओके ना। स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल, स्टोक्स लॉ, इसमें स्टोक्स लॉ भी अप्लीकेबल होता है। डिस्क्रीट सेटलिंग जो होता है, डिस्क्रीट सेटलिंग स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल होता है। तो इसमें 2 पॉइंट देखना है डिस्क्रीट सेटलिंग में। पहला कि शेप साइज सब सेम होता है, इसके वजह से शेप साइज सेम है तो इससे स्टोक्स लॉ वैलिड हो जाएगा। तो डिस्क्रीट सेटलिंग में स्टोक्स लॉ वैलिड होता है। अब सबसे बड़ा बवाल बात जो एग्जाम्पल को बोलने पूछा जाता है, वही एग्जाम्पल आ गया। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ग्रिड चैम्बर में कौन सा सेटलिंग होता है, तब कहानी छप गया। वही डिस्क्रीट सेटलिंग, सॉरी डिस्क्रीट चैम्बर में क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं वो, ग्रिड चैम्बर में डिस्क्रीट सेटलिंग होता है, ओके ना। तो ग्रिड चैम्बर उसमें कौन सा सेटलिंग होता है, याद कीजिए, ग्रिड चैम्बर में डिस्क्रीट सेटलिंग होता है, ओके। कंफर्म हो गया होगा। जैसे आपको 3 बात इसको में देखें हम डिस्क्रीट सेटलिंग में। पहला बात कि इसमें शेप साइज सब पार्टिकल का सेम होता है, पहला, और सेम होता है तो एस से सेम और एस से स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, और सेम है तो इसमें स्टोक्स लॉ वैलिड होता है। अब ये जो होता है डिस्क्रीट सेटलिंग जो होता है ना, ग्रिड चैम्बर में होता है। फोटो देख लीजिए, ये होता है ग्रिड चैम्बर, एग्जाम्पल है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन कि ग्रिड चैम्बर जो होता है उसमें कौन सा सेटलिंग होता है, तो डिस्क्रीट सेटलिंग, ओके। आगे पॉइंट मिलता है फ्लुकुलेंट सेटलिंग, दूसरा ही है फ्लुकुलेंट सेटलिंग। तो इसमें जैसे ही फ्लुकुलेंट बोला ना, तो फ्लुकाहे चल गया बेचारा, फ्लुकुलेंट है, इसका शेप साइज और पार्टिकल सेम नहीं होता है, और सेम नहीं है तो स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ओके। अब एक कहाँ होता है एग्जाम्पल, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आपको याद रखना होगा कि फ्लुकुलेट सेटलिंग होता है। डायरेक्ट आप कंफर्म कीजिए कि फ्लुकुलेट जो सेटलिंग होता है कहाँ होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में होता है फ्लुकुलेट सेटलिंग। फ्लुकुलेट है, पूरा फ्लुक है, फ्लुकुलेट सेटलिंग शेप साइज सेम है ये नहीं है, तो फ्लुकुलेट सेट कहाँ यूज होगा, फ्लुकुलेट सेटलिंग प्राइमरी सेटलिंग पहला में डाल लीजिए। पहले जैसे पहले सेमेस्टर में कोई आता है, चाहे पहले बार पढ़ना शुरू करता है, तो बहुत कोई काम में फ्लुकुलाता है, पूरा फुरफुराता है, तो उसे बोल रहा है फ्लुकुलेट सेटलिंग। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ओके, फुरफुरा रहा है, शेप साइज सेम नहीं है, तो फ्लुकुलेट सेटलिंग प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ओके। अब आया हिंडर्ड सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग। हिंडर्ड सेटलिंग जो है उसका कहानी थोड़ा सा इसको में है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। हिंडर्ड सेटलिंग, velocity field of particle during the settling are overlapped with each other but particles are not contact with each other। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी ड्यूरिंग द ओवरलैप, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हिंडर्ड सेटलिंग जो था ना उसमें कह रहा है वेलोसिटी फील्ड पार्टिकल ड्यूरिंग द सेटलिंग ओवरलैप्ड विथ ईच अदर बट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो यही हिंडर में रखना होगा ना याद है, इसका वेलोसिटी और फील्ड जो होता है ना पार्टिकल ओवरलैप करता है, वेलोसिटी फील्ड पार्टिकल जो ओवरलैप करता है लेकिन कनेक्ट एक दूसरे से नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आफ्टर एक्वेटेड स्लज प्रोसेस, ओके। इसका एग्जाम्पल ए है। आगे का है आपका लास्ट, इसका है कंपसेंट सेटलिंग। तो कंपसेंट सेटलिंग पूरा कंपन कर रहा है, तो इसमें देखिए क्या होगा, बोथ वेलोसिटी फील्ड एंड पार्टिकल आर ओवरलैप्ड विथ ईच अदर। इसमें दोनों बोल रहा है, वेलोसिटी फील्ड जो होगा से और पार्टिकल दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड करेगा और कॉन्टैक्ट बनाएगा एक दूसरे से, ओके। इसको बोलते हैं कंपसेंट सेटलिंग। कंपसेंट में क्या हुआ, वेलोसिटी पार्टिकल और पार्टिकल सब एक दूसरे से ओवरलैप्ड कर जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे आता है खास बातें, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देके आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पहला है 1 डिग्री ट्रीटमेंट, या इसी को नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इसी को नाम है एनारोबिक ट्रीटमेंट। 3 नाम है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ओके, 1 डिग्री ट्रीटमेंट, एनारोबिक ट्रीटमेंट, ओके। तो एक कहते हैं ना कि इसमें ग्रिड चैम्बर प्लस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री ट्रीटमेंट या तो प्राइमरी ट्रीटमेंट या एनारोबिक ट्रीटमेंट कहाँ होता है, तो ग्रिड चैम्बर में और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ओके। ग्रिड चैम्बर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, 1 डिग्री ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट ग्रिड चैम्बर में होता है और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हो जाता है, ओके ना। ये हो गया। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज एनारोबिकली हाई कंपसन ऑर्गेनिक मैटर, ओके ना। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो इसमें
आपको क्या बात याद रखना है, द 1 डिग्री ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट ग्रिड चैम्बर में होता है एंड प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आते हैं। ग्रिड चैम्बर में और प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आते हैं। ओके ना, तो आपको याद हो गया होगा कि ग्रिड चैम्बर हुआ और प्राइमरी सेटलिंग टैंक हुआ, उसमें कौन आता है, 1 डिग्री ट्रीटमेंट आते हैं। ओके, ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज एनारोबिकली। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो होता है 1 डिग्री ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है एनारोबिकली होता है कि एरोबिकली होता है। तो 1 डिग्री ट्रीटमेंट इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, आप ध्यान लगाइए ऐसे कि 1 डिग्री ट्रीटमेंट है ना और प्राइमरी है ना, तो वन जो होता है कुछ होता है सम संख्या है, नहीं विषम है, तो एनारोबिकली कर दीजिए, विषम है तो एनारोबिकली कर दीजिए। और 2 डिग्री ट्रीटमेंट हो जाता है, ऐसे बता दे रहे, जो 2 डिग्री ट्रीटमेंट होता है या तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक। तो 1 डिग्री जो विषम संख्या है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक, और 2 जो होता है सम में आते हैं, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं बस याद करने के लिए, 2 जो होता है सम में आता है उसको हम बता देंगे एरोबिकली। ओके, तो 1 डिग्री ट्रीटमेंट जो होता है ग्रिड चैम्बर में और प्राइमरी सेंटीमीटर टैंक में होता है या एनारोबिकली होता है। ओके, अब आगे एक पॉइंट है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक फॉलो ट्रिंकलिंग फिल्टर। कहने का मतलब है जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है ना, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक ट्रिंकलिंग फिल्टर को फॉलो करता है, फॉलोड बाय ट्रिंकलिंग फिल्टर। ओके, ट्रिंकलिंग फिल्टर सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, अब आगे चलते हैं, क्या है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी इट इज यूज टू रिमूव द ऑर्गेनिक सस्पेंडेड। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है ना, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ऑर्गेनिक सस्पेंडेंट को मतलब रिमूव करता है। जैसे आपको वहाँ पर कुछ बनाया था ग्रिड चैम्बर, तो गरीब था वो बेचारा कुछ काम कर ले रहा था, जैसे मैंने एनारोबिक को मतलब कुछ बोलते हैं ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक नहीं किसका रिमूव कर रहा था वो ग्रिड चैम्बर, थोड़ा सा आपको देख के बता दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक को, ये ऑर्गेनिक को रिमूव कर रहा है और ग्रिड चैम्बर जो था इनऑर्गेनिक रिमूव। मेरा गरीब था बेचारा कोई भी काम करने के लिए तैयार था, तो इन ऑर्गेनिक को और रिमूव कर दे रहा था कौन, ग्रिड चैम्बर। अब आया प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी वाला है ये मस्त है, प्राइमरी वाला है तो कोई काम लिमिट से करेगा। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो होता है ये रिमूव करता है ऑर्गेनिक सस्पेंडेंट को। ओके, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक किसको रिमूव करता है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेंट को। ओके ना, इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड अपॉन द ओवरफ्लो रेट सेटलिंग वेलोसिटी। कहने का मतलब है प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है उसका इफिशिएंसी सेडिमेंटेशन डिपेंड अपॉन द ओवरफ्लो रेट एंड सेटलिंग वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है प्राइमरी सेटलिंग का, ओवरफ्लो रेट पे और सेटलिंग वेलोसिटी पे। इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन देखिए इज डिपेंड अपॉन ओवरफ्लो रेट एंड सेटलिंग वेलोसिटी। जैसे जो होता है ओवरफ्लो जो रेट होता है ना, पानी का फ्लो जो करता है ओ, और सेटलिंग वेलोसिटी उस पर डिपेंड करता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक का इफिशिएंसी। किस पे, ओवरफ्लो रेट पे और सेटलिंग वेलोसिटी पे। ओके ना, याद हो चुका होगा। सेटलिंग वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। कहने का मतलब है प्राइमरी सेटलिंग जो टैंक होता है ना, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसको में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए स्टोक्स लॉ का हम यूज करेंगे। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो होता है ना, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो होता है ना, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ये सब नहीं बोल रहे हैं हम, प्राइमरी सेटलिंग टैंक का बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो होता है ना वो स्टोक्स लॉ का यूज करता है वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए। एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड अपॉन द ओवरफ्लो रेट एंड सेटलिंग वेलोसिटी। ओवरफ्लो रेट बोल रहा है, ओवरफ्लो रेट, फ्लो जो कर रहा है ना उसका ओवरफ्लो रेट और सेटलिंग वेलोसिटी, ओवरफ्लो रेट एंड सेटलिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, ओवरफ्लो रेट और सेटलिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है आपका ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक। किससे डिपेंड, इसका मतलब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो स्टोक्स लॉ से। प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो था उसका वेलोसिटी निकालना है तो सेटलिंग वेलोसिटी निकालना है तो किससे, स्टोक्स लॉ से निकालते हैं। ओके, सेटलिंग वेलोसिटी के लिए फार्मूला भी बता दिया गया, जैसे स्टोक्स लॉ बोलते हैं ना तो फार्मूला भी बताया गया। तो क्या फार्मूला है, फार्मूला देखिएगा आप, फार्मूला है G-1 GD² 18 म्यू। सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, G-1, सेटलिंग जो वेलोसिटी हो रहा है ना उसके फार्मूला क्या होता है, G-1 GD² बटा में 18 म्यू। आंख बंद करके अच्छे से सोच के इसको याद कीजिए। G-1 सेटलिंग वेलोसिटी का है G-1 GD², G-1 GD² बटा में 18 म्यू, यही तो है सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला, G-1 GD² बटा में 18 म्यू, G-1 GD² बटा में 18 म्यू। ओके, अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। अब देखिए प्राइमरी सेटलिंग टैंक पढ़े ना तो उसका ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब बताइए उसका डिजाइन डाटा, यही तो है ड्रामा उसका। प्राइमरी सेटलिंग टैंक पढ़े ना तो उसका बताइए अब डिजाइन डाटा कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है ना कि आपको इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक का डिजाइन डाटा। तो डेप्थ कितना होता है प्राइमरी का, तो 2.5 से 3.5 होता है। तो डेप्थ ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जो भी प्राइमरी सेटलिंग टैंक है उसका डेप्थ कितना होता है, तो 2.5 से 3.5 मीटर का हो जाता है।
आंख बंद कीजिए, ये सोचिए कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, उसका डेप्थ है कितना, 2.5 से 3.5। ओके, डिटेंशन टाइम कितना होता है, तो 2 से 2.5 आवर्स। ओके ना, जैसे अब डेप्थ बोला तो 2 से सॉरी, अगर भाई तो आपको डेप्थ याद रहता है, अगर प्राइमरी सेटलिंग टैंक में अगर डेप्थ याद रहता है 2.5 से 3.5, तो डिटेंशन टाइम भी याद रहेगा। 2.5 से 3.5 बोला तो 2 से 2.5 को कह सकते हैं आप, 2 से 2.5 कह दीजिए। ओके, तो ये बात आपको कंफर्म कीजिए, पहले नंबर के प्राइमरी सेटलिंग टैंक हो तो उसका डेप्थ कितना होता है, 2.5 से 3.5 हो जाता है, तो डिटेंशन टाइम कितना होगा, 2 से 2.5 घंटा हो जाता है। ओके, अब बोला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मतलब कोई भी डिटेंशन होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब हम पता करते हैं, क्योंकि उसी वेलोसिटी से हमारा काम होता है, ना कि वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होता है, 0.3 मीटर पर मिनट हो जाता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक का कितना होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, 0.3 मीटर पर मिनट होता है, 0.3 मीटर पर मिनट होता है। ओके, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है ना, उसका कितना होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, 0.3 मीटर पर मिनट। कितना होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, 0.3 मीटर पर मिनट होता है। ओके, अब बिर्थ कितना होता है, 6 मीटर होता है। कहने का मतलब है प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, उसका बिर्थ कितना होता है, 6 मीटर होता है बिर्थ। प्राइमरी सेटलिंग टैंक का बिर्थ कितना होता है, 6 मीटर। ओके, L/B का रेशियो कितना होता है, 4 से 5 हो जाता है रेक्टेंगुलर टैंक के लिए, और सर्कुलर टैंक के लिए डाया 60 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिर्थ याद कीजिए कितना होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक का, 6 मीटर। L/B का रेशियो कितना होता है रेक्टेंगुलर में, 4 से 5 हो जाता है। डाया कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 मीटर से सर्कुलर के लिए। ओके, नहीं दिखा, देख लीजिए। तो आइए इसको अच्छे से रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट आंख बंद कीजिए, याद कीजिए। पहला पॉइंट कितना है, डेप्थ 2.5 से 3.5, उसी को लेकर चलेंगे। डिटेंशन टाइम 2 से 2.5 घंटा। आगे चलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट। आगे चलेंगे बिर्थ 6 मीटर। आगे चलेंगे L/B का रेशियो रेक्टेंगुलर के लिए 4 से 5। आगे डाया सर्कुलर के लिए नॉट मोर देन 60 मीटर। ओके, अच्छे से याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको आता है इसका सस्पेंशन इफिशिएंसी। सस्पेंडेड इफिशिएंसी क्या होता है, इम्प्रूविटीज का कितना होता है, रिमूव कर सकता है, उसका इफिशिएंसी कितना होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक का, उसको आपको जानना पड़ेगा। इट इज रिमूव 40 से 70% ऑफ सस्पेंडेड इम्प्रूविटीज। कहने का मतलब है कि प्राइमरी जो है पहला काम किया प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, 40 से 70% आपका रिमूव कर देता है सस्पेंडेड इम्प्रूविटीज को। कितना, 40 से 70। 40 से 70 को सस्पेंडेड इम्प्रूविटीज को कौन रिमूव करता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। 40 से 70 को कितना, 40 से 70 रिमूव कर देता है। कितना, 40 से 70। कितना प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, कितना रिमूव करेगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक, 40 से 70 इम्प्रूविटीज को रिमूव करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 40 से 70 को रिमूव करता है। ओके, अब नोट पॉइंट कुछ है, थोड़ा सा इजी पॉइंट बता देते हैं, खाली रीड करके ध्यान दीजिएगा। इट इज सीवेज ट्रीटमेंट कोगुलेंट एडेड सेडिमेंटेशन इज नॉट यूज ड्यू टू लार्ज कोगुलेशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड। कहने का मतलब है बेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करिएगा ना तो कोगुलेंट्स को नहीं यूज करेंगे, जैसे फिटकरी हो गया, इस सब का यूज नहीं करेंगे। ओके ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्यूरिटीज होता है। अगर बाई द वे यूज कीजिएगा तो इसका मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी। तो डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी को अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है फ्लो थ्रू पीरियड बटा डिटेंशन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी है, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी है, डिस्प्लेसमेंट फ्लो थ्रू पीरियड बटा डिटेंशन टाइम, ये होता है डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी। जैसे फ्लो किया ना, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं ना आप, तो फ्लो थ्रू पीरियड बटा डिटेंशन टाइम, फ्लो कर रहा है उसके बाद कितना डिटेंशन हो रहा है उसको टाइम, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी फ्लो थ्रू पीरियड बटा डिटेंशन टाइम। ओके, अब आगे चलते हैं हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। जैसे पहला देख लिए ना, पहला प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसी तरह से अब आ गया सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक आता है। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है एरोबिक होता है। क्या है कि सेकेंडरी बोले थे ना कि सम संख्या में आ जाता है, तो सम संख्या में तो एरोबिक हो गया, और प्राइमरी जो होता है सम संख्या नहीं था तो एनारोबिक था। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है ना एरोबिक होता है, सेकेंडरी तो एरोबिक हो जाता है। ओके, इसमें बोले थे ना तकनीक बताए थे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है ट्रिंकलिंग फिल्टर का यूज करते हैं। देखिए आ गया ट्रिंकलिंग फिल्टर, सेकेंडरी में ट्रिंकलिंग फिल्टर का यूज करते हैं। तो ट्रिंकलिंग फिल्टर जो होता है ना एनारोबिक हो जाता है, एनारोबिक हो जाता है। कारण ट्रिंकलिंग फिल्टर अगर आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एरोबिक है, लेकिन ट्रिंकलिंग फिल्टर आपको एनारोबिक हो जाता है, अटैच टू ग्रोथ सिस्टम। ओके, तो ट्रिंकलिंग फिल्टर क्या होता है एनारोबिक हो जाता है।
आइए यहाँ पे देखिए फिगर ट्रिंगलिंग फिल्टर का। तो इसमें डायरेक्ट एक पॉइंट याद कर लीजिए, उसके बाद ट्रिंगलिंग फिल्टर के बारे में ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, हम बता नहीं पाएंगे आपको। तो डायरेक्टली आपका इसका सलीम लेयर जो होता है ना, उसका थिकनेस याद कीजिए कितना होता है, 0.1 से 2 mm तक सलीम लेयर का। ट्रिंकलिंग फिल्टर जो होता है ना, ट्रिंकलिंग फिल्टर पढ़े ना अभी, ट्रिंकलिंग फिल्टर वही है। तो ट्रिंकलिंग फिल्टर में वो सलीम लेयर होता है, उसका कहाँ से कहाँ होता है, 0.1 से 2 mm तक हो जाता है, 0.1 से 2 mm तक हो जाता है सलीम लेयर। ओके, अब आगे आता है एक बवाल पॉइंट जो बवाल मचा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल स्टेशन है, ओकरा में एगो SRTE लिखल है, एगो HRTE लिखल है। तो इसका मतलब क्या होता है, SRTE का, HRTE का। तो देखिए यहाँ पे है स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर, SRTF स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर, यहाँ HRTF हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर को हम देख रहे थे। आइए मिलते हैं इन दोनों से, क्या कह रहा है देखिए, मिलवाते हैं। पहला है डिजाइन पैरामीटर, फिर स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर, फिर हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर। तो इस हिसाब से काम करेंगे। इसमें आपको 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का 4 वैल्यू है, दोनों का 4 वैल्यू है। तो जैसे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो था उसका बात कीजिए, फिर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की बात कीजिए, फिर डेप्थ का बात कीजिए, फिर रिसर्कुलेशन रेशियो का बात कीजिए। ओके, तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हो गया पहला, दूसरा है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, फिर डेप्थ है, रिसर्कुलेशन रेशियो है। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर में पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कितना होता है। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर में क्या हो जाता है, 1 से 4 हो जाता है, हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर में 10 से 40 हो जाता है। ओके, तो ये फाइनल हो गया होगा स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर का, हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर का 1 से 4 होता है और 10 से 40 हो जाता है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या हो जाता है, 0. ऑर्गेनिक बोला तो इसको याद करेंगे कोड से हम, ऑर्गेनिक बोला तो 0.08, ऑर्गेनिक ओ से, और ओ से यहाँ भी स्टार्ट होगा, तो 0.08 से लेकर 0.32, और वही हाई रेट में जाएगा तो हाई हो जाएगा 0.32 से 1 हो जाएगा। ओके, अब आया डेप्थ। अब डेप्थ डी से डेप्थ है, तो डी जो है डेप्थ है तो 0 आ रहा है, तो 0.8 से लेकर 2.5 तक और 0.9 से 3 तक। ओके, अब आया रिसर्कुलेशन रेशियो। तो रिसर्कुलेशन स्टैंडर्ड रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर में 0, हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर में 0.5 से 3। ओके, तो आपको याद हो गया होगा, आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं कोड के साथ, थोड़ा दिमाग अपना लगाकर। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट 1 से 4 और वही 10 से 40 हाई में कर दीजिए। अब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट तो ओ से आ रहा है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट तो ओ से उसमें भी लीजिए 0.08 से लेकर 0.32 तक जाइए और उसी को बढ़ा दीजिए 0.32 से 1 कर दीजिए। और डेप्थ बोला है तो यहाँ पे डेप्थ भी डी जो 0 जैसा है, तो डेप्थ 0.8 से 2.5 तक और 0.9 से 3 तक हो जाता है। ओके, रिसर्कुलेशन रेशियो 0 हो जाता है और हाई रेट ट्रिंगलिंग फिल्टर 0.5 से 3 हो जाता है। ओके, ये कन्फर्म हो गया होगा कि रिसर्कुलेशन रेशियो कितना हो जाता है, हाई रेट का 0.5 से 3 हो जाता है। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ लीजिए हाई रेट का, फिर वर्ड पढ़ लिया स्टैंडर्ड ट्रिंगलिंग फिल्टर का, उसी तरह से 2-3 पॉइंट यहाँ पर भी है, उसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पॉइंट यहाँ पे है रिसर्कुलेशन रेशियो। तो रिसर्कुलेशन रेशियो के बारे में जानिए। वॉल्यूम ऑफ सीवेज रिसर्कुलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ रिसीवेज, उसको बोलते हैं रिसर्कुलेशन रेशियो। तो रिसर्कुलेशन रेशियो को थोड़ा सा इजी हम लोग बना दिए। जैसे वॉल्यूम ऑफ सीवेज रिसर्कुलेटेड, जो वॉल्यूम ऑफ सीवेज जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज जो होता है उसको रिसर्कुलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ रो सीवेज, वो होता है रिसर्कुलेशन रेशियो। डायरेक्ट रिसर्कुलेशन रेशियो वॉल्यूम ऑफ द सीवेज रिसर्कुलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ रो सीवेज, उसको बोलते हैं रिसर्कुलेशन रेशियो बोलते हैं। ओके, याद हो गया होगा। जैसे इसका नाम है वैसा ही फार्मूला है। रिसर्कुलेशन रेशियो नहीं समझ में आ रहा है तो आइए समझाते हैं। जैसे रिसर्कुलेशन बोल रहा है ना, तो इसमें वॉल्यूम लगा लीजिए पहले, वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ रिवर्स सीवेज, बात खत्म हुआ रिसर्कुलेशन रेशियो का। अब रिसर्कुलेशन फैक्टर हो गया जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर जो था उसको आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए बराबर फार्मूला होता है फैक्ट प्रोसेस ऑफ द थ्रू द फिल्टर। रिसर्कुलेशन रेशियो हो गया, फिर रिसर्कुलेशन फैक्टर हो गया। तो फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, रिसर्कुलेशन फैक्टर वाला फार्मूला होता है। रिसर्कुलेशन फैक्टर का फार्मूला होता है 1 + R/I बट्टा में 1 + 0.1 R/I के होल स्क्वायर, ये होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर। डन, तो डन। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला अच्छे से ध्यान लगाइए। रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं ना जी। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर, रिसर्कुलेशन रेशियो यहाँ पे था और रिसर्कुलेशन फैक्टर है, तो आई से डिनोट कर रहे हैं ना। तो आई जैसा 1 है ना यहाँ पे ऊपर में, तो आई से याद कीजिए 1 जैसा। तो 1 + R/I बट्टा में 1 + 0.1 R/I के होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको है रिसर्कुलेशन फैक्टर का।
तो फिर से रिपीट करते हैं, रिसर्कुलेशन फैक्टर जो होता है आई से डिनोट करता है, तो आई जैसे वहाँ वैल्यू जाता है तो वही हो जाता है 1 + r/i बट्टा में 1, फिर वही आई जैसा है तो 1 + 0.1 r/i के होल स्क्वायर हो जाता है रिसर्कुलेशन फैक्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या होने वाला है यहाँ पे, व्हेन द नंबर ऑफ रिसर्कुलेशन r/i 0, अगर नो रिसर्कुलेशन होगा, नंबर ऑफ नो मतलब नो रिसर्कुलेशन है, कहने का मतलब रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है, नो रिसर्कुलेशन, तो r/i का वैल्यू 0। डायरेक्ट बात अब पकड़ो ना जी, अगर बाई द वे कोई भी रिसर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो r/i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो कंफर्म कीजिए यहाँ पे, व्हेन द नंबर ऑफ रिसर्कुलेशन, नो रिसर्कुलेशन कर रहा है यहाँ पे, नो रिसर्कुलेशन, तो r/i का वैल्यू कितना होगा, नो रिसर्कुलेशन, नो रिसर्कुलेशन, कोई भी रिसर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, तो नो रिसर्कुलेशन तो r/i का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन रिसर्कुलेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर बाय नो रिसर्कुलेशन तो r/i का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन रिसर्कुलेशन फैक्टर 1 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दो फार्मूला की ओर, जो लगता है जैसे जादुई फार्मूला है, दोनों साला एक ही जैसा है। जैसे देखिए, स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का फार्मूला और हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का फार्मूला, तो क्या होता है, दोनों n% और दोनों n% के लिए फार्मूला होता है। तो जैसे देखिए, हमको याद है डायरेक्ट फार्मूला, आंख बंद करके सोचिए स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का क्या होगा और हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर क्या होगा। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फार्मूला क्या होता है, n बराबर 100 बट्टा में 1 प्लस, जैसे 100 गया उसी तरह से इधर भी सोचना है, 100 बट्टा में 1 प्लस 0.0044 रूट में यू हो जाता है। ओके, स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर में 100 बटा में 1 प्लस 0.0044 रूट में यू, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर। हाँ, 100 बटा में 1 प्लस 100 बटा में 1 प्लस 0.0044 रूट में यू हो जाता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर क्या हो जाता है, हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का। तो हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का फार्मूला हो जाता है, वही फार्मूला होगा, सिर्फ रूट वाला चेंज होता है। तो 100 बटा में 1 प्लस 0.0044 रूट में y बटा VF, और यहाँ यू है सिर्फ स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का। हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का y बटा VF का रूट अंदर रहता है, 100 बटा में 1 प्लस 0.004 रूट में y बटा VF, हाई रेट के लिए y बटा VF। आगे बढ़ते हैं, दो फार्मूला देख चुके हैं आप, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे में यहाँ देखिए, ऑपरेशनल ट्रेवल ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर, तो डायरेक्ट यहाँ पे कहानी समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे ऑपरेशन ट्रेवल बोला ना आपको स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर का, तो देख लीजिए इसमें स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर जो होता है सो बहुत फास्ट होता है। तो ऑपरेशन ट्रेवल स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर, ओके ना। तो फ्लाइनेसिस, इसको में मच्छर प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर इसमें स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर कर रहे हैं तो फ्लाइनेसिस हो जाएगा, पॉन्डिंग प्रॉब्लम होगा, ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, 3 गो प्रॉब्लम क्रिएट इससे हो सकता है आपको स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर में। फ्लाइनेसिस हो जाएगा, फ्लाइनेसिस हो जाएगा, पॉन्डिंग प्रॉब्लम होगा, ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। ओके, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट ट्रिगलिंग फिल्टर। अब आता है हाई रेट ट्रिगलिंग फिल्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्ट सब क्लियर कर देता है ये। सो आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ना है। अब एक एक पॉइंट के 2-3 पॉइंट है, उसको डायरेक्ट फटाफट हम बोलते जाते हैं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। अब बोल रहा है राउंड रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंडक्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंडक्टर जो तो रोटेट करते रहता है, तो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंडक्टर जो होता है एरोबिक अटैचमेंट ग्रोथ सिस्टम होता है। तो आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है कि रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंडक्टर जो होता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल क्या होता है, तो डायरेक्ट बताइएगा। ऊपर से खुला था तो एरोबिक हो जाता था, ऊपर से खुला है तो एरोबिक है, बंद है तो एनारोबिक हो जाता है। तो रोटेटिंग है तो रोटेट कर रहा है, तो ऊपर से खुला है तो एरोबिक हो जाएगा। आगे देते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ए से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, तो यहीं से एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ होने वाला है। ओके, वहीं से एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ होने वाला है। फिर रोटेटिंग में भी एरोबिक होना चाहिए, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ए भी आपको होना चाहिए, वही एरोबिक। आगे बढ़ते हैं, जो खास बात है उसको देखते हैं। आइए, एक और ख़ास बात आया जिस पे कहानी बनेगी, F/m रेशियो, F/m रेशियो फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, F/m रेशियो फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इसमें स्टडी करते हैं फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। देखिए, जैसे यहाँ पे मतलब इसका एक पॉइंट है फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखिए, जैसे लोअर द F/m रेशियो देन हाई विल द BOD रिमूवल एफिशिएंसी। कहने का मतलब है, अच्छे से नहीं दिखा, सॉरी। जैसे देखिए, कह रहा है ना कि लोअर द F/m रेशियो देन हायर विल बी BOD रिमूवल एफिशिएंसी। कहने का मतलब है, अगर बाय द वे F/m रेशियो अगर लोअर है तो हाई विल बी
बीओडी रिमूवल इफिशियंसी, रिमूवल इफिशियंसी क्या होता है, हाई होना चाहिए। तो आपको यही बात खास इसमें है कि अगर बेटा F/M रेशियो F/M रेशियो अगर कम है तो बीओडी रिमूवल इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट, F/M रेशियो कैन बी वेरिंग बाई MLS। कहने का मतलब है कि आपका ये जो होता है F/M रेशियो फ्लूइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, फ्लूइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है रजिस्ट वेयरिंग MSL पर वेयरिंग करता है। जैसे मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, MLS मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, ओके होता है। F/M रेशियो कैन बी वेयरिंग बाई MLS। F/M रेशियो कैसे करता है, F/M रेशियो वेयरिंग MLS F/M रेशियो MLS से वेरी करता है। ओके, आगे पॉइंट आता है स्लज एज। एक पॉइंट पूछा गया है स्लज एज, इसको ध्यान दीजिएगा। स्लज एज, इट इज इंडिकेट द रेजिस्टेंस टाइम बायोलॉजिकल सॉलिड्स। कहने का मतलब है कोई भी बायोलॉजिकल सॉलिड से रुका हुआ है बहुत दिन से और बह नहीं पा रहा है पानी के झोंके उके से, तो उसको बोलते हैं स्लज एज, जो मतलब रेसिडेंस टाइम को बताता है। आपको कोई भी कुछ भी है कितना दिन से रेजिस्टेंस है, कितना दिन से रुका हुआ है, उसको बारे में बताता है स्लज एज। ओके, स्लज एज बताता है। ओके, कितने दिन से रुका हुआ है पार्टिकल, उसका एज को, स्लज एज को कौन बताता है, बायोलॉजिकल सॉलिड्स को जो स्लज एज बताता है। ओके, अब आगे आता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। यहाँ पे है, वहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इसका डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं क्या क्या होता है इसमें स्लज वॉल्यूम इंडेक्स में, उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फार्मूला। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्लज टू द मास ऑफ स्लज। ये होता है स्लज इंडेक्स का वॉल्यूम ऑफ स्लज, वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बोला ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्लज टू द मास ऑफ स्लज, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्लज टू द मास ऑफ स्लज। मिलीलीटर बटा ग्राम लीटर, ये फार्मूला हो जाता है मिलीलीटर बटा ग्राम लीटर हो जाता है। ओके, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो भी स्लज होता है उसका वॉल्यूम मिलीलीटर पर ग्राम लीटर होता है। ओके, होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज जो होता है ना, स्लज उसका वॉल्यूम इंडेक्स हो जाता है मिलीलीटर पर ग्राम मीटर। ओके, इट इज जनरली 80 से 150 ml पर ग्राम हो जाता है। कहने का मतलब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है ना 80 से 100 मिलीग्राम। ओके ना, इट इज जनरली 80 से 100 मिलीग्राम। ओके ना, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स में क्या होता है 80 से 100। स्लज में क्या होता है, स्लज में बोल रहे हैं हम, स्लज में कितना होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स 80 से 100 का रेंज होता है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज जो होता है ना उसी में बोल रहे हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स में बोल रहे हैं हम कितना होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इतना से इतना हो जाता है ml पर ग्राम हो जाता है। ओके, यहाँ पे इमहॉफ टैंक एक आता है, तो कैसा होता है, तो एनएरोबिक होता है। इमहॉफ टैंक जो होता है ना एनएरोबिक हो जाता है। ये बात ध्यान लगा लीजिए। अब आता है अगला पॉइंट, इसमें भी से गर्दा पॉइंट बनता है और अच्छे पॉइंट बनता है। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाते हैं। आप अब ध्यान देके पढ़िएगा, यहाँ से लास्ट टॉपिक है 2 उसको। ओके ना, तो देखिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, क्या है ऑक्सीडेशन पॉन्ड या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, ये होता है एरोबिक। क्यों एरोबिक होता है, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ होता है, ऊपर से जो होता है ना डब्बा खुला हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। 2 पॉन्ड है ना, ऑक्सीडेशन पॉन्ड या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, हाँ ऑक्सीडेशन पॉन्ड तो खुला है तो एरोबिक होता है, एरोबिक हो जाता है या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड हो जाता है। ओके, अब आगे देखिए क्या है ऑक्सीडेशन पॉन्ड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज फील्ड। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है पार्शियली ट्रीटेड सीवेज फील्ड होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ओके, सीवेज लॉगेंस है रो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ओके, अब आया ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिजाइन डाटा, कैसे कैसे डिजाइन किए थे उसके बारे में जान लीजिए आप। ऑक्सीडेशन पॉन्ड कहीं आपको बनाना पड़ जाए कहीं तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अब थोड़ा सा कॉपी तिरछा है, माफ़ कीजिएगा। डेप्थ पूछ रहा है आपको, ऑक्सीडेशन पॉन्ड या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड उसका डेप्थ कितना होता है, 1 से 1.5 मीटर का होता है। ओके ना, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड का डेप्थ कितना होता है, 1 से 1.5 मीटर। ओके, अब आया डिटेंशन टाइम 10 से 15 दिन होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड डिटेंशन टाइम 10 से 15 हो जाता है। डिटेंशन टाइम कितना होता है, 10 से 15 दिन हो जाता है। ओके, L/V रेशियो 3 हो जाता है। ओके, एरिया ऑफ ईच यूनिट 0.5 से 1 हेक्टेयर हो जाता है। ओके, बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी 99% होता है। बैक्टीरिया रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड या तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कितना होता है, बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी, बैक्टीरिया रिमूवल 80 से 90% का है। बीओडी रिमूवल, ये तो बीओडी होता है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, 80 से 90% रिमूव कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी 99% कर सकता है।
स्मॉल कम्युनिटी में। तो आपको खास बात याद कर रखना ये है कि जो 99% आपको बैक्टीरियल रिमूव कर देता है, ऑक्सीडेशन पॉइंट होता है, स्टेरिलाइजेशन पॉइंट होता है, और ये जो होता है जो रिमूव करता है एथिका क्या बोलते हैं, खुद का रिमूव करता है, ऑक्सीजन पॉइंट खुद का रिमूव करता है, तो भी इतना नहीं होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी किसका होता है, तो ऑक्सीडेशन पॉइंट का और स्टेबलाइजेशन पॉइंट का। तो इसमें 4-5 बात देखें, उसको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आंख बंद करके सोच के। डेप्थ कितना होता है, 1 से 1.5 मीटर। डिटेंशन टाइम 10 से 15 डेज। L/3। एरिया ऑफ ईच 0.5 से 1 हेक्टेयर। बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी 99%। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 80 से 90%। ओके, ये आपको याद हो चुका होगा। बैक्टीरियल एफिशिएंसी और बीओडी 80 से 85 होगा और होता है 99% बैक्टीरियल एफिशिएंसी। अब आगे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा आप। पॉइंट ए है ना कि अगर कोई भी चीज़ ढका है तो एनएरोबिक, अगर खुला है तो एनएरोबिक, खुला है तो एरोबिक हो जाता है। ओके, अब आ गया जैसे में ऑक्सीडेशन पॉइंट पढ़े और स्टेबलाइजेशन पॉइंट बोले जिसका बैक्टीरियल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता था, उसी तरह आया ऑक्सीडेशन डिच हैज मैक्सिमम बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी। ऑक्सीडेशन डिच जो होता है ना, उसमें ऑक्सीडेशन डिच बोल रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन डिच जो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन डिच का बोल रहे हैं, इसका भी वो बीओडी ऑक्सीडेशन डिच हुआ ना, तब अलग नाम है। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। ओके ना, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 98% होता है, सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है 95% होता है। ऑक्सीडेशन डिच कितना तक रिमूव कर सकता है, ऑक्सीडेशन डिच 98% तक, अगर 95% तक नहीं। ओके, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी क्या होता है, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 98%। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी कितना होता है, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 98%। सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल एफिशिएंसी 95%। ओके, ऑक्सीडेशन डिच सबसे ज़्यादा कौन, बीओडी का 98% या 95%, लेकिन ऑक्सीडेशन पॉइंट या स्टेबलाइजेशन पॉइंट सबसे ज़्यादा कौन सी, बैक्टीरिया का। अब देखिए सेप्टिक टैंक आया, देखिए सेप्टिक टैंक अपने घरों में जो यूज होता है, घर का बात आ चुका है आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पे ये बात याद रखना है ना कि ये भी एनएरोबिक होता है, क्योंकि ये भी ढका हुआ रहता है। सेप्टिक टैंक को देखे होंगे आप, ढका हुआ रहता है बाथरूम टंकी, ये एनएरोबिक होता है। ओके, अब आया इफ्लुएंट, इट कैन बी डायरेक्टली डिपेंड्स बिकॉज कांट अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर। इफ्लुएंट को डायरेक्ट हम रिलीज नहीं करते हैं। ओके, आप देखे होंगे बाथरूम के बाहर एक पाइप निकला हुआ रहता है, इस तरह से ऊपर से खुला होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूवेल बोलते हैं, क्यूवेल, COUL, क्यूवेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंट पाइप। ओके, क्यूवेल बोलते हैं। अब आया डिटेंशन टाइम, तो डिटेंशन टाइम कितना होता है सेप्टिक टैंक का, डिटेंशन टाइम हो जाता है 12 से 36 घंटा। डिटेंशन टाइम कितना होता है, सेप्टिक टैंक देखें ना आप, तो सेप्टिक टैंक में कितना होता है डिटेंशन टाइम, 12 से 36 घंटे हो जाते हैं डिटेंशन टाइम। ओके, क्लियर पीरियड क्या होता है, क्लीनिंग पीरियड क्या होता है, 6 से 12 मंथ में, क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 मंथ में हो जाता है। ओके ना, स्लग एक्यूमुलेशन रेट 30 लीटर पर कैपिटा पर डे। स्लज एक्यूमुलेशन रेट, स्लज एक्यूमुलेशन रेट कितना होता है, 30 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है स्लज एक्यूमुलेशन रेट। स्लज एक्यूमुलेशन रेट कितना होता है, अगर बाय द सेप्टिक टैंक का बोले तो 30 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाता है। ओके, L बटा रेशियो 2/3, 2 से 3 तक हो जाता है। L बटा रेशियो का रेशियो 2 से 3 हो जाता है। ओके ना, सेप्टिक टैंक का, सेप्टिक टैंक है, अगर कोई भी सेप्टिक टैंक है तो उसका L बटा रेशियो 2 से 3 हो जाता है। ओके, अब आगे आते हैं, लास्ट बात इसमें कह रहा है विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक 75 सेंटीमीटर मिनिमम होता है। विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक जो होता है ना उसका विड्थ कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, अब एक खास बात यहाँ पे देखिएगा, कहानी बन चुका कि सेडिमेंटेशन ऑफ स्लैग और डाइजेशन ऑफ स्लैग क्या होता है। सेप्टिक टैंक जो होता है ना, सेप्टिक टैंक आपके पास जो भी सेप्टिक टैंक है उसको सेडिमेंटेशन और डाइजेशन बोथ विल बी टेक पैलेस, दोनों एक साथ हो जाता है आपको सेप्टिक टैंक में। सेप्टिक टैंक में सेडिमेंटेशन ऑफ स्लैग और डाइजेशन ऑफ स्लैग ये हो जाता है आपको सेप्टिक टैंक में। जो सेप्टिक टैंक होता है ना उसमें क्या होता है, सेप्टिक टैंक होता है उसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों एक साथ, सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों एक साथ हो जाता है सेप्टिक टैंक में। तो सबसे खास बात इसमें याद रखना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हो जाता है डिटेंशन टाइम 12 से 36 घंटा होता है, सेप्टिक टैंक का 12 से 36 घंटा हो जाता है। ओके, फिर क्लीनिंग पीरियड का होता है 6 से 12 मंथ। ओके, स्लज एक्यूमुलेशन का होता है 30 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके ना, 2 से 3 होता है रेशियो। अब विड्थ क्या हो जाता है, इतना हो जाता है 75 सेंटीमीटर। और सेडिमेंटेशन स्लैग एंड डाइजेशन स्लैग, सेडिमेंटेशन स्लैग और डाइजेशन स्लैग बोथ प्रोसेस विल बी टेक पैलेस सेप्टिक टैंक। टेक पैलेस सेप्टिक टैंक दोनों हो जाता है आपको एक साथ होता है दोनों, सेडिमेंटेशन टैंक और डाइजेशन टैंक। ओके, दोनों हो जाता है आपको सेप्टिक टैंक में।
यहाँ पे एक खास बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा सेडिमेंटेशन ऑफ द डाइजेशन ऑफ द स्लग टेक पैलेस डिफरेंट यूनिट, इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम द सेफ्टी टैंक। ये मॉडिफाई कर दिया है, इसमें जो होता है एरो, इसमें अलग अलग सब कुछ होता है। ओके ना, सस्पेंडेड इसमें, ग्रोथ इसमें, जनरेट इसमें। ओके, अब आगे देखते हैं स्लज थिकनेस क्या होता है। स्लज थिकनेस इट इज दे आर प्रोवाइड टू रिमूव द वॉल्यूम ऑफ द स्लज, दे आर प्रोवाइड टू रिमूव द वॉल्यूम ऑफ स्लज, वॉल्यूम ऑफ स्लज को ही रिमूव करता है स्लज एज, या तो स्लज थिकनेस। ओके, अब आगे आते हैं क्या है यहाँ पे। एक होता है एरोबिक डाइजेशन, एक होता है एनारोबिक डाइजेशन। तो इसमें सबसे मस्ट बात बताते हैं आपको याद करने के लिए। एरोबिक जो होता है ना डाइजेशन, वो एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो सबसे मस्ट बात याद करने के लिए एरोबिक, एनारोबिक, जैसे सम विषम की बात किए थे। तो एरोबिक जो होता है ना, एरोबिक 1 डिग्री ट्रीटमेंट होता है। ओके, एनारोबिक जो होता है, एनारोबिक जो होता है, एनारोबिक जो होता है कितना होता है। सबसे पहले एरोबिक डाइजेशन होता है और एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो उसमें दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो बात ध्यान देना है कि एरोबिक और एनारोबिक में होता है। तो एरोबिक डाइजेशन और एनारोबिक डाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। एरोबिक डाइजेशन और वो अनएरोबिक डाइजेशन होता है। तो आपको डायरेक्ट ट्रिक ये बनाना है यहाँ पे ना कि एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो होता है ना क्या है, 1 है, विषम संख्या होता है। एनारोबिक जो होता है सम संख्या है। ओके ना, तब डायरेक्ट आपको याद रखना होगा कि आपका ये जो होता है ना एरोबिक जो होता है 2 डिग्री हो जाता है और पैराबोलिक हो जाता है। अब आर्सेनिक जो होता है एनारोबिक जो होता है एनारोबिक जो होता है क्या होता है, एनारोबिक जो होता है एरोबिक व एनारोबिक 1 डिग्री ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके ना, तो एनारोबिक और एरोबिक को डायरेक्ट आप समझ चुके होंगे कि एरोबिक जो होता है ना, एरोबिक 2 डिग्री ट्रीटमेंट होता है, एनारोबिक हो जाता है। एनारोबिक जो होता है ना जनरली 2 डिग्री ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके ना, एरोबिक क्या हो जाता है जनरली 1 डिग्री ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, बात खत्म हो गया कि एरोबिक जो होता है 2 डिग्री ट्रीटमेंट होता है, एनारोबिक जो होता है 1 डिग्री ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या पॉइंट बचा हुआ है, उसको हम अभी निपटारा करते हैं। आपका एक आया पे स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्लज डाइजेशन। स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्लज डाइजेशन जो हमको समझ में नहीं आया है, भगवान आप पर कृपा करे और आपको समझने का कैपेसिटी दे। तो स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेशन में क्या होता है, इसमें गैस निकलता है CH4 और CO2, ये गैस निकलता है। ओके, ये बात हमको समझ में आई थी, बता दिए। अब आया हाई रेट स्लज डाइजेशन, वो मैं नहीं जानता हूँ, जो जानता हूँ वहाँ लेकर चलते हैं। देखिए, हाँ मैं जानता हूँ। ऑर्गेनिक मैटर, एसिड फॉर्म्स, मेथन फॉर्म्स। ओके, एनारोबिक फ्लोकुलेटिव, फिर डिपोजिशन ऑफ फैकल्टी। ओके ना, इसमें बोला है स्टिल एरोबिक नेचर, इसमें इंड प्रोड्यूस्ड हाईली स्ट्रेंथ। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, वीडियो में रिकॉर्डेड है। अब आया लास्ट पॉइंट इन्वायरमेंटल का, न्यूसेंस बैक्टीरिया या तो फिर सल्फर बैक्टीरिया, इट्स डिक्रीज द मीथेन फॉर्म्स, या डिक्रीज करता है मीथेन फॉर्म्स को। कौन, न्यूसेंस बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया, ये कम करता है। ओके, ऑप्टिमम रेंज ऑफ स्लज डाइजेशन, जो स्लज होता है ना उसका डाइजेशन ऑप्टिमम रेंज होता है 6.5 से 7.5 होता है 6.5 से 7.5 हो जाता है। ओके, ये बात ओके है। ऑप्टिमम रेंज ऑफ स्लज डाइजेशन, ऑप्टिमम रेंज क्या होता है स्लज डाइजेशन का, स्लज जो होता है उसका डाइजेशन 6.5 से 7.5 होता है। ऑप्टिमम रेंज ऑफ स्लज डाइजेशन, स्लज डाइजेशन का ऑप्टिमम रेंज का होता है, स्लज डाइजेशन का 6.5 से 7.5 हो जाता है। ओके, ये बात हो गया। यहाँ पे द इंड मारिए इन्वायरमेंटल को। सो आज के बाद इन्वायरमेंटल को अच्छे से देखेंगे, और यही लास्ट पॉइंट था, ऑप्टिमम रेंज ऑफ स्लज डाइजेशन 6.5 से 7.5। सो गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन में। लव यू, बाय बाय इन्वायरमेंटल।